हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डेटाबेस सिस्टम के जो है ना आर्किटेक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। जनरली इसको कह सकते हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम। तो देखें, फर्स्ट लेवल है एक्सटर्नल लेवल। फर्स्ट लेवल तो नहीं कहा जा सकता, एक तरह से जो जिस तरह से चूंकि आपको बनाया गया है उसी तरह से समझते हैं। देखें, सबसे पहले आप लोगों के लिए देखना है, इसको विशेष ध्यान देना है। ये जो आपको डायग्राम के फॉर्म में बनाया गया है और यह इसी पेज में जो दिया गया है, इसको विशेष तौर से जो देखना है, आपको समझना है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहीं से। इसके बारे में डिटेल में भी आगे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आप लोग। तो मेन हमें आप लोगों को जानने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर है, यही है सारा का सारा जो आप लोगों के लिए काम आएगा, ये आर्किटेक्चर। तो देखें, एक्सटर्नल लेवल इज द वन क्लोजेस्ट टू द यूजर्स, दैट इज द वन कंसर्न विथ द वे इन विच द डेटा इज व्यूड बाय द इंडिविजुअल यूजर्स। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल लेवल, इसको कम्युनिटी यूजर्स व्यू बोलते हैं। एक्सटर्नल लेवल को बोलते हैं इंडिविजुअल यूजर्स व्यू, और इंटरनल लेवल को बोलते हैं स्टोरेज व्यू। इंटरनल लेवल क्या है? इंटरनल लेवल is the one closest to the physical storage, that is the one concerned with the way in which the data is actually stored। अगर जैसे अभी आपने पढ़ा कि एक्सटर्नल लेवल को क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल यूजर्स व्यू, उसी तरह से इंटरनल लेवल को बोलेंगे हम स्टोरेज व्यू। अब अगर एक्सटर्नल लेवल को इंडिविजुअल यूजर्स व्यू बोलते हैं, इंटरनल लेवल को स्टोरेज व्यू बोलते हैं, तो हम कंसेप्चुअल लेवल को कह सकते हैं कम्युनिटी यूजर्स व्यू, कम्युनिटी यूजर्स व्यू। अब ये तो डेफिनेशन हो गई, आप लोग डेफिनेशन बुक में नहीं पढ़ेंगे और आगे भी डेफिनेशन आपको बताया गया है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत ये है कि देखें इंडिविजुअल यूजर्स व्यू क्यों कहा गया है। सिंपल हम चलते हैं कि आपको डेटाबेस सिस्टम की बात करते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम या डेटाबेस, एक हम पर्टिकुलर डेटाबेस लेके चलते हैं। तो कोई डेटाबेस है तो डेटाबेस मान लेते हैं एक डेटाबेस है, आपके सिस्टम में एक डेटाबेस है। डेटाबेस में क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। और वो इंफॉर्मेशन है एक्चुअली क्या है? उसी एक जगह है और उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग यूजर्स अलग अलग तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अलग कई इंडिविजुअल यूजर्स, ठीक है। तो अगर हम उसी इंफॉर्मेशन को किस तरह से देख रहे हैं या यूजर्स किस तरह से देख रहा है, तो उस तरह से देखने को क्या बोलेंगे कि वो उसके लिए वो डेटाबेस वो हो गया। जिस तरह से वो देखना चाह रहा है उसके लिए डेटाबेस वही हो गया। इसका मतलब क्या है? वो हो गया इंडिविजुअल यूजर्स व्यू। लेकिन उसी डेटाबेस को किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से स्टोर करना है, फिजिकली किस तरह से स्टोर हो। डेटाबेस में क्या है? रिकॉर्ड्स हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो वो रिकॉर्ड्स किस तरह से स्टोर होना है फिजिकली, या उन रिकॉर्ड्स का सीक्वेंस क्या है, इस तरह की अगर इंफॉर्मेशन हम रख सकें या डिफाइन कर सकें, तो उस पर्टिकुलर व्यू को क्या बोलेंगे? स्टोरेज व्यू। स्टोरेज फिजिकली किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और चूंकि अभी आपने देखा कि क्या है, एक्चुअल एक डेटाबेस है। सिंपल डेटाबेस में बहुत सारे हो सकते हैं, डेटाबेस फाइल्स बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम एक की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक से, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो मान लेते हैं एक डेटाबेस है, उसी डेटाबेस को अलग अलग यूजर्स, यूजर 1 किसी भी तक किस तरह से देख रहा है, यूजर 2 किसी भी तरह से देख सकता है, इसी तरह से यूजर n किसी तरह से देख सकता है। तो उस देखने के तरीके को क्या बोलेंगे? उस पर्टिकुलर यूजर के लिए वो डेटाबेस हो गया। लेकिन है एक्चुअली क्या है? एक डेटाबेस है, और चूंकि एक है तो उसका रिप्रेजेंटेशन, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसका क्या होगा? एक ही तरह का होगा। तो इसका मतलब क्या है कि
एक कंसेप्चुअल लेवल में मेन जो डेटाबेस है कहाँ पर है, कंसेप्चुअल लेवल में है, लेकिन उसी डेटाबेस को अलग अलग यूजर्स अलग तरह से देखते हैं। तो एक्सटर्नल लेवल में कई सारे डेटाबेस हो गए, तो कई सारे डेटाबेस हो गए है एक्चुअली इसका, कई सारे डेटाबेस हो गए, इसका मतलब हर एक यूजर के लिए अलग अलग डेटाबेस दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब अलग अलग दिख रहा है हर एक यूजर 1 के लिए कुछ अलग दिख रहा है, यूजर 2 के लिए इसी अलग दिख रहा है, यूजर n के लिए अलग दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, हर एक यूजर के लिए लग रहा है कि मेरा तो डाटाबेस सिर्फ और सिर्फ ये है, यूजर 2 के लिए ये है, यूजर 1 के लिए ये है। एक्चुअल डाटाबेस क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, और उसका रिप्रेजेंटेशन, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है, स्टोरेज में। ठीक है, तो ये है एक्चुअली क्या है, हर एक लेवल में कहाँ पर डेटाबेस कहाँ पर है, कंसेप्चुअल लेवल में है, उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक ही तरह का होगा, एक यहाँ पर हो गया, लेकिन इस पर्टिकुलर डेटाबेस के कई सारे व्यूज हो सकते हैं जो कि यूजर्स व्यू कहलाते हैं। तो ठीक है, अब इसको ये इस डायग्राम में अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। देखें यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। देखें हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिया है हमने, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट लिया है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट लिया, ये देखिए एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट लिया है। उस एम्प्लॉय में क्या शामिल किया है कि एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन शामिल करी है, एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट शामिल किए हैं, या एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक शामिल किए हैं। ठीक है, किसी भी तरह से कह सकते हैं, या एम्प्लॉय के बारे में सिंपल भाषा में हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉय के बारे में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं अपने डेटाबेस में। यह है एम्प्लॉय नंबर, दूसरा क्या है डिपार्टमेंट नंबर, तीसरा क्या है सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर बाकी आगे लिख दिया करेक्टर 6, इसका मतलब 6 करेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है एम्प्लॉय नंबर। इसी तरह से डिपार्टमेंट नंबर 4 करेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है, सैलरी न्यूमेरिक है 6 की। आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि हमारे पास इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमारे पास क्या है, डेटाबेस एक है, किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, एंटिटी के लिए, एम्प्लॉय के लिए। उस एंटिटी में क्या क्या शामिल किया गया है, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी। ठीक है, अब इसी डेटाबेस को अलग अलग यूजर्स, अब हमने आपके लिए एग्जाम्पल में क्या लिया है, यहाँ पर देखें 2 यूजर्स लिए हैं एक्सटर्नल लेवल पर। ये क्या कंसेप्चुअल लेवल पर डेटाबेस आपको समझ में आ गया। अब एक्सटर्नल लेवल पर हमें क्या है, 2 यूजर्स ले लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, कौन सा, एक PLI यूजर, दूसरा कोबोल यूजर। ठीक है, तो देखें उसी डेटाबेस को PLI लैंग्वेज में किस तरह से डिफाइन किया गया है, वो PLI के कॉन्सेप्ट्स यूज करके, इसी तरह से कोबोल के रूल्स यूज करके ये डेटाबेस डिफाइन किया गया है। ये क्या है, इंप P लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्रिएट किया गया है, और उस ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिए हैं, इंप हैज सैलरी इंटीजर 6 करेक्टर्स लॉन्ग, करेक्टर 6 करेक्टर लॉन्ग। इसी तरह से कोबोल के रूल्स का यूज करके क्या किए हैं, इंप C डिक्लेयर कर दिया है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इंप नंबर ये क्या है, B 6 करेक्टर्स लॉन्ग, 4 करेक्टर्स लॉन्ग, ये डिपार्टमेंट नंबर, इंप नंबर, डिपार्टमेंट नंबर। अब देखें यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, क्या ध्यान देंगे कि ये देखिए एक्चुअल डेटाबेस ये है कहाँ पर, कंसेप्चुअल लेवल पर, लेकिन एक यूजर या एप्लीकेशन डेवलपर जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है या डेवलप करने जा रहा है, उस PLI यूजर के लिए डेटाबेस ये हो गया, उस डेटाबेस ये हो गया। इसका मतलब क्या है, उसके लिए डेटाबेस ये है। एक्चुअल डेटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल डेटाबेस में 3 तरह की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी। लेकिन एक्सटर्नल यूजर के लिए, एक्सटर्नल लेवल में कौन कौन से यूजर्स लिए, 2 यूजर्स लिए, यूजर 1 यूजर 2, या PLI यूजर और कोबोल यूजर। तो PLI यूजर के लिए क्या लग रहा है कि उसके डेटाबेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय हैज किया गया है, और दूसरा सैलरी, मतलब उसका फील्ड कौन सा, एम्प हैज हो गया, और दूसरी सैलरी हो गई, सैल लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या उसके डेटाबेस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय नंबर है और सैलरी है। इसी तरह से कोबोल यूजर के डेटाबेस में क्या क्या है, इंप नंबर है,
और डिपार्टमेंट नंबर है। एक्चुअल रिकॉर्ड कहां पर, एक्चुअल डेटाबेस क्या है, ये है, लेकिन यूजर पीएलआई यूजर देख रहा है कि उसके डेटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, मतलब सिर्फ दो तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें से पर्टिकुलर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन देखनी है तो कौन कौन सी मिलेगी, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी। इसी तरह से कोबोल यूजर को क्या मिलेगा, एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर। और एक्चुअल यहाँ पर डीबीए क्या मेंटेन किए है, ये मेंटेन किए डेटाबेस कौन सा, जिसमें से क्या इंफॉर्मेशन, सारे एम्प्लॉय के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल के लिए हमने सेट किया है, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी। अब इसी डेटाबेस को फिजिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो ये कौन सा क्या हो गया, ये हो गया अभी आपने पढ़ा, ये दो यूजर्स के लिए अलग अलग डेटाबेस हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सटर्नल व्यू हो गया, या उन यूजर इंडिविजुअल यूजर्स व्यू हो गया, ये कंसेप्चुअल लेवल हो गया, ये कंसेप्चुअल या कम्युनिटी यूजर्स व्यू कह सकते हैं। और इंटरनल लेवल में आपने क्या बताया अभी, कि बताया कि हम फिजिकली किस तरह से डेटा को स्टोर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सिंपली कोशिश की गई है डिफाइन करने की इंटरनल लेवल में, कि उसी एम्प्लॉय को कहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा है, कंसेप्चुअल लेवल में आपने कौन सा कंसेप्चुअल लेवल में ऑब्जेक्ट कौन सा डिफाइन किया है, एम्प्लॉय। और यहाँ पर हो गया, उसी को देखो इंटरनली रिप्रेजेंट किया है स्टोर्ड एम्प्लॉय, जिसकी लेंथ टोटल दे दी गई है। फिर कुछ कंट्रोल पॉइंटर्स वगैरह मान लेते हैं, फ्लैग सेट कर दिए गए, उसका स्टार्टिंग यहाँ पर है। फिर उसके बाद क्या है, चूंकि कंट्रोल पॉइंटर या फ्लैग की लेंथ कितनी थी, 6 बाइट्स लॉन्ग, स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ मान लेते हैं 0 था। तो एम्प्लॉयज का है, टाइप कितना है, 6 बाइट का है, मतलब एम्प्लॉय नंबर कितने बाइट का है, 6 बाइट का है, लेकिन वो कहाँ है, उसका एड्रेस 6। क्यों 6, क्योंकि पॉइंटर को स्टोर करने के लिए, कंट्रोल पॉइंटर को स्टोर करने के लिए 6 बाइट चाहिए था, तो यहाँ पर 6 हो गया। इंडेक्स इक्वल टू एम्पैक्स, इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स आपने क्रिएट किया है, डेटाबेस में इंडेक्स क्रिएट किया है कि पर्टिकुलर फील्ड पर, कहाँ पर, पर्टिकुलर फील्ड पर, एम्पैक्स पर, और उसका इंडेक्स नाम दे दिया एम्पैक्स। इसी तरह से डिपार्टमेंट टाइप, डिपार्टमेंट कितने बाइट का है, स्टार्टिंग कहाँ है, इसका मतलब हमने पहले बताया था। ये आपको कैसे समझ में आ रहा, क्या समझ में आ रहा था, क्या बताया गया था इसके पहले, कि ये क्या है, इंटरनल लेवल इज द वन क्लोजेस्ट टू द फिजिकल स्टोरेज, दैट इज द वन कंसर्न विथ द वे इन विच द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। डेटा किस तरह से स्टोर है, ये स्टोर है, या सिंपल भाषा में कहें ये लाइन में, कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन हमने दिखाया बॉक्स के अंदर, इससे समझ में आ रहा है कि इससे ये पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, पहले एम्प्लॉय नंबर है, फिर डिपार्टमेंट नंबर है, फिर पे है, ये हो गया। ठीक है, तो ये है, अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो फिर आगे आपको थ्योरी में समझ में आसानी से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसी को, जैसे जो अभी हमने बताया है, इसी को डिटेल में अब देखो ये लिख दिया गया है, आपको क्या लिख दिया गया है, एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू देखें, एंड एक्सटर्नल व्यू इज द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एज इट इज सीन बाय सम पर्टिकुलर यूजर। एंड एक्सटर्नल व्यू consists of multiple occurrences of multiple types of external records, and external view is defined by means of external schema, which consists of definitions of each of the various types of external records in that external view. The external schema is written using the DDL portion of the data sublanguage. यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि external view क्या है, is thus the content of the database as it is seen by some particular user। जैसे अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि PLI यूजर के लिए डेटाबेस, उसके डेटाबेस में क्या है, उसके डेटाबेस में PLI यूजर के लिए था एम्प्लॉय नंबर और सैलरी। इसी तरह से कोबोल यूजर के लिए क्या था, एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीपल अकरेंसेज ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स, जो डेफिनेशन में अभी आपने पढ़ा, तो इसका मतलब क्या, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स। तो एक्सटर्नल मल्टीपल टाइप्स कौन कौन से हो गए, एक एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स में क्या हो गया, एक में हो गया एम्प्लॉय नंबर, ये सैलरी हो गया, रिकॉर्ड क्या, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें से कौन सी, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी हो गई। और नेक्स्ट रिकॉर्ड कौन सा हो गया,
मतलब नेक्स्ट यूजर के लिए रिकॉर्ड हो गए एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर। तो क्या है, मल्टीपल टाइप्स रिकॉर्ड। एक टाइप ये हो गया रिकॉर्ड का, दूसरा टाइप ये हो गया। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ मल्टीपल अकरेंसेज ऑफ, इसमें से कई मान लेते हैं 100 रिकॉर्ड्स हैं, इसमें भी 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो 100 रिकॉर्ड्स इसके हो गए मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स। मल्टीपल एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स हो गए कौन कौन से, एक रिकॉर्ड टाइप, मल्टीपल टाइप। मल्टीपल टाइप यहाँ पर क्या, दो टाइप के हो गए। एक में एक्सटर्नल रिकॉर्ड में क्या है, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, और दूसरे में एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब बार बार यहीं पर इसको विशेष ध्यान देना है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो उसी से डेफिनेशन निकाली गई है। क्या है एक्सटर्नल व्यू, जैसे अभी आपने पढ़ा, कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एज इट इज सीन बाय सम पर्टिकुलर यूजर। एक्सटर्नल व्यू कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल अकरेंसेज ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स। फिर नेक्स्ट है एक्सटर्नल व्यू इज डिफाइंड बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल स्कीमा। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है स्कीमा। ठीक है, अब स्कीमा भी 3 तरह के हो गए, क्योंकि सबकी डेफिनेशंस अलग अलग हैं, और उन डेफिनेशंस को हम कैसे उनका डिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम है डेटा सब लैंग्वेज का यूज करते हैं। डेटा सब लैंग्वेज को भी दो टाइप्स में, या कह सकते हैं 2 लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन है। एक है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और दूसरा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये आगे यही लिखा हुआ है, देखें आगे पढ़ेंगे। एक्सटर्नल व्यू इज डिफाइंड बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल स्कीमा which consists of definitions of each of the various types of external records in that external view। external schema, ठीक है, schema में क्या है कि डेफिनेशंस हैं। किसकी डेफिनेशंस है, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स की, और उन डेफिनेशंस को किसका यूज करके लिखा जा सकता है, DDL पोर्शन ऑफ द डेटा सब लैंग्वेज। DDL मीन्स data definition language. The data sub language is a combination of 2 languages, data definition language which provides the definition or description of the database object, and a data manipulation language which supports the manipulation or processing of the database objects। मतलब क्या है, डेटा डेफिनेशन का यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जब कब बताया था, जब DBMS के फंक्शंस बता रहे थे। ठीक है, कि उसमें से बहुत सारे टूल्स हैं, उन टूल्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, या चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे के सारे आपको फंक्शंस बताए गए थे। तो क्या है, डिफाइन करेंगे किसका यूज करके, DDL का यूज करके, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज करके। और कोई भी मैनिपुलेशन परफॉर्म करना है, या उसमें से एडिशन करना है, या एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, तो ये किसका यूज करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज करके। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल व्यू समझ में आ गया होगा। कंसेप्चुअल व्यू भी आपको समझ में आ गया है। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि इस पर्टिकुलर लेवल पर एक ही तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा, या एक तरह से टोटल इंफॉर्मेशन कहां पर मिलेगी आपको, सिंपल भाषा में कहेंगे टोटल इंफॉर्मेशन कहां पर मिलेगी, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की टोटल इंफॉर्मेशन, डेटाबेस ऑब्जेक्ट की टोटल इंफॉर्मेशन कंसेप्चुअल लेवल पर मिलेगी। इसीलिए कंसेप्चुअल लेवल को क्यों बोला गया था, कम्युनिटी यूजर व्यू, इसीलिए बोला गया था कि ये टोटल इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन उसी इंफॉर्मेशन को अलग अलग यूजर्स अलग अलग तरह से देख पा रहे थे। ठीक है, तो उस तरह के देखने को बोला गया था आपको एक्सटर्नल व्यू। नेक्स्ट ये है, इसमें देखें वही डेफिनेशन जो अभी आपको बताया गया, यही लिखा हुआ है, द कंसेप्चुअल व्यू। द कंसेप्चुअल व्यू इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द डेटाबेस। Conceptual view is the representation of the entire information content of the database. The conceptual view similar definition है, जैसे external view में बताया था कि multiple occurrences of multiple types of external records, तो इसमें भी वही लिखा है, the conceptual view consists of multiple occurrences of multiple types of conceptual records. For example, एग्जाम्पल ले लिया है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मान लेते हैं
क्या क्या हो सकता है, तो वही कुछ इंक्लूड कर दिया। क्या, इट मे कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट रिकॉर्ड अकरेंसेज प्लस ए कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड अकरेंसेज। अभी अभी हमने क्या था कंसेप्चुअल लेवल में, सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया था, कौन सा लिया था, एम्प्लॉय रिकॉर्ड का, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का डेटाबेस लिया था। अब इसमें से क्या है, कंसेप्चुअल मल्टीपल अकरेंसेज ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंसेप्चुअल रिकॉर्ड्स। इसमें क्या है, इट मे कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट रिकॉर्ड अकरेंसेज प्लस ए कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड अकरेंसेज प्लस ए कलेक्शन ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड अकरेंसेज प्लस ए कलेक्शन ऑफ पार्ट रिकॉर्ड अकरेंसेज एंड सो ऑन, बहुत सारा। ठीक है, तो ये जब कई सारे डेटाबेस मैनेज किए गए हैं तो जाहिर है कि मल्टीपल अकरेंसेज ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंसेप्चुअल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल व्यू अगर समझ में आ गया है, ठीक है, तो एक्सटर्नल व्यू कहाँ से निकल के आया था, कंसेप्चुअल व्यू से ही। इसमें क्या है, सारी की सारी इंटायर इंफॉर्मेशन कंटेंट है। ठीक है, डेटाबेस में कई सारे फाइल्स होते हैं, डेटाबेस फाइल्स हो सकते हैं डेटाबेस में। ठीक है, तो उन सभी का कलेक्शन या उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगी, इस पर्टिकुलर व्यू में, कंसेप्चुअल लेवल में। ठीक है, द कंसेप्चुअल, आगे बढ़ते हैं इसी में। द कंसेप्चुअल व्यू, जैसे एक्सटर्नल व्यू आपने पढ़ा कि एक्सटर्नल व्यू को डिफाइन किया जा सकता है, उसी तरह से वो तो डिफाइन बाद में करेंगे, उसके पहले कंसेप्चुअल व्यू डिफाइन करना होता है। वो कौन डिफाइन करता है, ये किसका काम है, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो द कंसेप्चुअल व्यू इज डिफाइंड बाय मींस ऑफ कंसेप्चुअल स्कीमा which includes the definitions of each of the various types of conceptual records. स्कीमा, सिंपल भाषा में कहें स्कीमा क्या है, तो स्कीमा को हम ये कह सकते हैं कि सिंपली इंक्लूड्स द डेफिनेशंस ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो वही हर एक लेवल में है, हर एक लेवल को स्कीमा में कर दिया गया है, एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा। तो एक्चुअली क्या है स्कीमा में, इसमें क्या है, डेफिनेशन है, किसका, डेटाबेस कंटेंट का डेफिनेशन है। तो देखें यही फिर से वहीं चलते हैं। द कंसेप्चुअल व्यू इज डिफाइंड बाय मींस ऑफ कंसेप्चुअल स्कीमा व्हिच इंक्लूड्स द डेफिनेशंस ऑफ ईच ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ कंसेप्चुअल रिकॉर्ड्स। Conceptual schema is written using another data definition language, the conceptual DDL, conceptual data definition language। अब इसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट आगे लिखा हुआ है कि इसमें तो डेफिनीशन है, सारे का सारा रिकॉर्ड्स के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में डेफिनीशन है कि जैसे एम्प्लॉय का नंबर है तो उसके बारे में क्या डेफिनीशन है कि वो कितने कैरेक्टर्स लॉन्ग है। ठीक है, इसी तरह से सैलरी है, ये सारी के सारी डेफिनेशन इंक्लूड की गई हैं, किसका यूज करके, डीडीएल का यूज करके या डीडीएल पोर्शन का यूज करके। तो इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। इफ डेटा इंडिपेंडेंस इज टू बी अचीव्ड, these definitions must not involve any considerations of storage structure or access strategy. They must be the definitions of information content only। इसका मतलब क्या है कि अगर जो मेन क्या कह सकते हैं कि एक मेजर ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस सिस्टम का कि क्या है कि डेटा इंडिपेंडेंस, तो अगर उसको आपको अचीव करना है तो इन डेफिनेशंस में क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, स्टोरेज स्ट्रक्चर और एक्सेस स्ट्रेटजी, कि किस तरह से हमें डेटा को रिट्रीव करना है, एक्सेस करना है, या कोई फाइल मेंटेन करना किया है आपने तो उसको किस तरह से एक्सेस कर सकना है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स में आपने पढ़ा होगा सीक्वेंशियल एक्सेस, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल, हैश एड्रेसिंग। तो इनमें से पर्टिकुलर टेक्निक को डिफाइन नहीं करना है, किस लेवल में, कंसेप्चुअल व्यू में, कंसेप्चुअल लेवल में। अगर आपको डेटा इंडिपेंडेंस अचीव करना है, अगर ये आपने इंक्लूड कर दिए तो डेटा इंडिपेंडेंस नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर डेटाबेस का यूज करके अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप की गई है और कुछ समय बाद उसका एक्सेस स्ट्रेटजी या आपने फाइल का एक्सेस टेक्निक चेंज कर दिया कि नहीं ठीक है ये इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल है, तो फिर आपको जहाँ जहाँ इस पर्टिकुलर डेटाबेस का यूज किया गया है वहाँ वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चेंज करना पड़ता है तो इस तरह के एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, डेटा डिपेंडेंस बोलेंगे। अगर हम
इन तरह के डेफिनेशन, इस तरह के डेफिनेशंस में, किसमें, स्कीमा में इस तरह के इस तरह की स्ट्रेटजी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं या कंसीडर नहीं करते हैं। कौन कौन से? स्टोरेज स्ट्रक्चर की, मतलब किस पर्टिकुलर डिवाइस में स्टोर होना है और उसकी प्रॉपर्टीज को अगर आपने इंक्लूड कर लिया तो फिर आप डेटा इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर सकते। अगर, अब दूसरी भाषा में कहेंगे डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी स्टोरेज स्ट्रक्चर या एक्सेस स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़े और चेंज करने के बाद हमें किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई दिक्कत ना आए या कहीं भी कोई चेंज ना करना पड़े, तो इस तरह के एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे? डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसको भी आगे डिटेल में पढ़ाते हैं, पहले ये समझें कंसेप्चुअल व्यू, एक्सटर्नल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू, फिर नेक्स्ट चलते हैं इंटरनल व्यू। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से वही जो हमने अभी ऊपर डायग्राम में दिखाया गया उसको आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं इंटरनल व्यू। फिर वही है, इंटरनल व्यू में क्या है कि एन इंटरनल व्यू इज अ वेरी लो लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर डेटाबेस। ठीक है, अब हम ये वेरी लो लेवल, मतलब अभी हमने क्या बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस को किस तरह से हम फिजिकली स्टोर करते हैं उस व्यू को बोलते हैं स्टोरेज व्यू। तो वही है ये वेरी लो लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटायर डेटाबेस। It consists of multiple occurrences of multiple types of internal records. Internal view is still at one removed from the physical data. मतलब ये भी एक तरह से इंटरनल व्यू जो है, ये हम ये नहीं कह सकते कि वो फिजिकल लेवल से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। फिजिकल लेवल क्यों ऊपर है? देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है, सिंस इट डज नॉट डील इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिकॉर्ड्स और ब्लॉक्स। ये जहां पर जैसे आपने डिस्क में स्टोर किया है रिकॉर्ड्स को, तो डिस्क की कोई प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं कर रहा है ये। क्या? क्योंकि किस पर्टिकुलर सेक्टर में है, किस पर्टिकुलर ट्रैक में है, ये सिलेंडर में है। ठीक है, ये सारा का सारा नहीं इंक्लूड किया। ये कहाँ है? वो आप डिवाइस स्ट्रक्चर में, मतलब उस पर्टिकुलर डिवाइस की, जैसे डिस्क की बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी से ऊपर से थोड़ा सा ऊपर लेवल पर है। आपने क्या बताना चाहा इंटरनल व्यू में? क्योंकि आपने उसमें स्पष्ट कर दिया, सीक्वेंस तो बता दिए एक एग्जांपल के लिए कि सीक्वेंस हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, किस सीक्वेंस में स्टोर है। और ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं कि अगर फिजिकल डिवाइस जो है अगर हम चेंज भी कर दें तो हमें यहाँ पर चेंज ना करना पड़े, मतलब डेटा इंडिपेंडेंस भी अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरनल व्यू है, इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनल व्यू अभी भी फिजिकल लेवल से एक लेवल ऊपर है। वही लिखा, इंटरनल व्यू इज स्टिल एट वन रिमूव फ्रॉम द फिजिकल लेवल सिंस इट डज नॉट डील इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिकॉर्ड्स और ब्लॉक्स नॉर विथ एनी डिवाइस स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स सच एज सिलेंडर और ट्रैक साइज। ठीक है, नेक्स्ट आगे, द इंटरनल व्यू इज डिफाइन। फिर वो जैसे अभी आपने कंसेप्चुअल व्यू, एक्सटर्नल व्यू पढ़ा है, उसी तरह से इसको भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और उस स्कीमा, पर्टिकुलर स्कीमा के थ्रू, और उस स्कीमा को बोलेंगे इंटरनल स्कीमा। द इंटरनल व्यू इज डिस्क्राइब्ड बाय मींस ऑफ इंटरनल स्कीमा which not only defines the various types of stored records but also specifies what indexes exist, how stored fields are represented, what physical sequence the stored records are in and so on। ये जो आपको अभी जस्ट बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी डेफिनेशंस ना इंक्लूड करके उस डेफिनेशंस में और क्या क्या स्पेसिफाई किया गया है कि कौन किस पर्टिकुलर फील्ड पर इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है और उस स्टोर्ड फील्ड्स को
किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है और उनका सीक्वेंस क्या है, स्टोर्ड रिकॉर्ड का सीक्वेंस क्या है, व्हाट फिजिकल सीक्वेंस द स्टोर्ड रिकॉर्ड ऑफसेट के टर्म में आपको बात किया गया था, उसी में फिर से चलते हैं तो उस डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंड सो ऑन। द इंटरनल स्कीमा इज रिटन यूजिंग एट अनदर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कॉल्ड द इंटरनल DDL। ठीक है, तो ये हम पहले भी आपको रेफरेंस बता चुके हैं, तो आप डिटेल में देख सकते हैं। और भी एन इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम बाय CJ डेट, तो रेफरेंस हमने वहाँ से लिया है। तो लेकिन आपको मेन क्या है, हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। एक बार चलते चलते फिर से डायग्राम पर नज़र डाल देते हैं। देखिए इंटरनली किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपको दिख रहा है। जैसे इंडेक्स की बात किया था कि वो डेफिनेशन ही ना इंक्लूड करके इंडेक्स भी बताता है। देखिए इस पर्टिकुलर फील्ड पर इंडेक्स क्रिएट हुआ है और उनका सीक्वेंस क्या है ये आपको स्पष्ट क्लियर हो जा रहा है। इसी तरह से हर एक डेफिनेशन में, ठीक है, और जिसका यूज किया गया है तो उसका एक तरह से डेफिनेशन स्कीमा क्या है कि डेटाबेस कंटेंट की डेफिनेशन, डेटाबेस जो मेंटेन किया है उसमें से क्या क्या आपने इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी चाहिए, उनके बीच में उनका डिस्क्रिप्शन ही स्कीमा बोलते हैं। तो चूंकि लेवल अलग अलग है तो अलग अलग डेफिनेशन क्रिएट किए गए हैं, तो उनको बोल दिया गया है एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा। ठीक है, तो एक बार फिर चलते चलते हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल डेटाबेस है पर्टिकुलर इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के लिए जो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, उसके लिए डेटाबेस जो मेंटेन किए हैं एक्चुअली एक जगह है, उस जगह को बोलते हैं कंसेप्चुअल लेवल या कम्युनिटी यूजर्स। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा डेटाबेस की इंफॉर्मेशन हर एक यूजर को दिखाना चाहें, ठीक है, और सिंपल बात दिखाना चाहें या अलग अलग जितने भी यूजर्स हैं आपके यहाँ, जो आप चूंकि मान लेते हैं आप ही DBA हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं इंडस्ट्री के लिए, तो अगर रिस्पॉन्सिबल है तो आपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्रिएट कर लिया है। अब आपको कई सारे आपके उसमें इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ में कुछ एम्प्लॉयज़ को काम दे दिया गया कि ठीक है आप एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करें। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप सारा का सारा डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन है सारा का सारा शेयर करना चाहते हैं, या अलग अलग यूजर्स हैं उनको उनके लिए जो ज़रूरत है सिर्फ उतना ही डेटा देना चाह रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके लिए डेटाबेस वो हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है, डेटाबेस मेन ये है, यहाँ पर कहाँ पर कंसेप्चुअल लेवल पर है, लेकिन अलग अलग यूजर्स, एक PLI यूजर्स के लिए यही डेटाबेस कौन सा हो गया, ये हो गया, जिसमें से ये क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम में डेवलप करेगा तो क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज कर सकता है, एम्प्लॉय नंबर यूज कर सकता है और सैलरी यूज कर सकता है, उसके लिए ये हो गया। इसी तरह से कोबोल यूजर है, वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि मेरे डेटाबेस में या मैं जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन प्रोग्राम में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यूज कर सकता हूँ, कौन कौन सी एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि उसके डेटाबेस में यही इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, यही नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, हमने छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। तो ये आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आगे पढ़ने में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको साथ साथ चलना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म से आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।